एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 35, जिसका नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसके बारे में संपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सभी अनुच्छेदों के बारे में पता चल जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या विषय है और क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं। पहला जो है भाग वन। भाग वन का मतलब क्या होता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद वन में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद वन में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो होता है राज्यों का समूह होता है, जहाँ की 28 राज्य होते हैं और 9 केंद्र शासित राज्य होते हैं। इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का कैसे प्रवेश किया जाए या नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाए, इन सभी का वर्णन जो मिलता है वो अनुच्छेद 2 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 2 में मिलता है। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, सीमा एवं नाम में परिवर्तन, यानी कि नए राज्यों का गठन भी किया जा सकता है, कि मतलब नए राज्य बनाने के लिए उनकी तैयारी किया जा सकता है, और सीमा एवं नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। उनकी सीमा घटाई बढ़ाई जा सकती है और उनके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं 3 से संबंधित कानून होते हैं। 2 एवं 3 से मतलब होता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या नए राज्यों का गठन, सीमा एवं नाम में परिवर्तन, इससे संबंधित कानून होते हैं। किसमें? अनुच्छेद 4 में होते हैं। इसके बाद भाग 2। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं। किसके मिलते हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में मिलते हैं। भाग 3। तो भाग 3 में क्या कहा गया? तो भाग 3 में जो होता है मौलिक अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित होता है वह भाग 3 में दिया जाता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा होती है, और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, यानी कि कानून के प्रति सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद 15 में मिलता है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर, तो अनुच्छेद 16 में जो मिलता है वह सरकारी नौकरियों में समान अवसर, कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में जो दिया गया है, अनुच्छेद 18 में होता है उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य किसी को भी उपाधि नहीं देगा। उपाधियों की जगह पर वो पुरस्कार दे सकता है। जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के जो पुरस्कार होते हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में जो भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो उनके लिए पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है वो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण, क्या अपराधों के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि अनुच्छेद 21A में जो दिया गया है वह 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, यानी कि फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 21A में कहा गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निषेध के संबंध में संरक्षण,
यानी कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूर का विरोध, यानी कि मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूर का निषेध होगा अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध, यानी कि बाल श्रम का निषेध का मतलब ये होता है कि आप 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। यदि आप उनसे काम करवाते हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत आप पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। अगर ऐसा पकड़े गए कोई भी व्यक्ति 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक मजदूरी करवाते हुए पकड़े गए तो उन पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय द्वारा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 25 में कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता होती है, कि भारत में कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है और रह सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, यानी कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन का मतलब होता है कि धार्मिक संस्थाओं का स्थापना भी किया जा सकता है और उनका संचालन भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों हेतु कर देने की बाध्यता नहीं, यानी कि जैसे आप कोई धार्मिक काम करते हैं या धार्मिक संस्था चलाते हैं या कोई धर्म से संबंधित कोई भी प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। क्या मतलब कि कर नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान, कि धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान लाए जा सकते हैं अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 29 में संस्कृति एवं भाषा की रक्षा, संस्कृति एवं भाषा की रक्षा जो की जाएगी अनुच्छेद 29 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसको शिक्षण यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई भी संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 30 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 32 में क्या दिया जाता है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है और इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद भाग 4, तो भाग 4 में क्या होता है, तो भाग 4 में दिया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या दिया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं भाग 4 में। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन मिलता है, यानी कि न्याय सभी के लिए समान होगा और निःशुल्क मतलब फ्री होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण मिलता है। तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाता है और न्यायपालिका को ज़्यादा पावर दी जाती है ताकि वह कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रख सके। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया जाता है। मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन मिलता है आपको वो अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। कितने होते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। भाग 5 में क्या होता है, तो भाग 5 में होता है संघ यानी कि यूनियन। तो इसमें क्या होता है, तो अनुच्छेद 52 में जो होता है वो राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 53 में जो होता है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है इसका वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है इसका वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं होती हैं इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब और किस कारण लगाई जाती है इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है
अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलती है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा, इससे संबंधित प्रावधान दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का संपूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद संसद से संबंधित क्या होता है। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन कैसे किया जाना है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन कैसे किया जाएगा। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का क्या मिलता है, लोकसभा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल, यानी कि संसद का कार्यकाल कितना होता है या कैसा होता है। इसके बाद अनुच्छेद 85 में संसद का अधिवेशन, इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन मिलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और उनका क्या कार्य होता है। अनुच्छेद 100 में क्या होता है। तो अनुच्छेद 100 में मतदान की प्रक्रिया कैसे की जाती है। अनुच्छेद 105 में संसद के विशेष अधिकार, कि संसद के पास क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं, इनका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित कानून मिलते हैं। और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति लगती है। और अनुच्छेद 112 में संपूर्ण भारत का केंद्रीय वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 123 में, तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वह किसके पास होती है। तो वह राष्ट्रपति के पास होती है। 123 के तहत ये दी जाती है राष्ट्रपति को। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान मतलब कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 120 में अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। और अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिकता, इसकी सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिकता क्या होती है। और अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका, यानी कि SLP दायर करने का क्या होता है, अधिकार होता है। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं जो भी निर्णय लेगा वह सभी लोगों को मानना पड़ेगा, इसके लिए बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने की शक्ति जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का परामर्श, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 144 में सभी प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता, यानी कि जो सभी प्राधिकरण, यानी कि जो भी सभी न्यायालय होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं हमारे संपूर्ण देश में जो होते हैं यह धन से संबंधित, यानी धन के संरक्षण हेतु सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। CAG जिनको कहा जाता है, इनका वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद 148 में मिलता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद राज्य, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 163 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है। इसके बाद उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के पास क्या होता है। तो अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह शक्ति होती है कि मतलब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 226 में क्या होता है। तो अनुच्छेद 226 में होता है रिट जारी करने की शक्ति, यानी कि रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत
हाई कोर्ट को दी जाती है। इसके बाद पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ। तो पंचायती राज और नगर पालिकाओं का वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो मिलता है वो पंचायत संबंधी प्रावधान दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? पंचायत संबंधी प्रावधान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 243 बी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा चुनाव, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। इसका मिलता है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 325 में एक समान मतदान सूची का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 327 में चुनाव संबंधी कानून मिलते हैं। इसके बाद विशेष प्रावधान, तो अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी देवनागरी होगी, और अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास, इसका वर्णन मिलता है, और आपातकाल का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन और संविधान संशोधन आदि का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 368 में होता क्या? संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 280 में क्या होता है? तो अनुच्छेद 280 में होता है वित्त आयोग। क्या होता है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का वैधानिक अधिकार, क्या होता है? संपत्ति का वैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सा होता है? अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में दी जाती हैं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और एसपीएससी, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या होती हैं उनका वर्णन मिलता है, यानी कि यूपीएससी के क्या क्या काम होते हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 320 में मिलता है। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका वर्णन मिलता है किसमें? अनुच्छेद 338 ए में। अनुच्छेद 338 में जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, और इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग होता है अनुच्छेद 338 ए में। अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 350 ए में मिलता है। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी कौन कौन से होंगे, इस चीज़ का वर्णन मिलता है। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो वन लाइनर में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो होता है वो समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मिलता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित प्रावधान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का अधिकार, यूसीसी का अधिकार। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 110 में धन वित्त आयोग का वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश मतलब कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का परामर्श से संबंधित मिलता है। अनुच्छेद 148 में सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित अधिकार मिलता है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। किसका? वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 343 में क्या भवन है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है।
और अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा हिंदी का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 352 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 352 में जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 35 जिसका नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे संबंधित जो भी टॉप 20 MCQ के क्वेश्चन हैं RRB, NTPC, SSC, GD, UP, पुलिस, रेलवे एग्जामों में पूछे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका फर्स्ट है यानी कि पहला अनुच्छेद है वह क्या करता है, तो है राज्यों का संघ घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि नए राज्य के गठन एवं राज्य की सीमा परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 3 में है। किस में है, अनुच्छेद 3 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 14 में। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अस्पृश्यता का जो अंत दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 17 में। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा संबंधित अधिकार जो दिए गए हैं वह किस अनुच्छेद में है। तो यह अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में है। किस में है, अनुच्छेद 32 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता UCC किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समान नागरिक संहिता UCC किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो वर्णित है वह अनुच्छेद 44 में वर्णित है। किस में है, अनुच्छेद 44, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वह किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, 51A, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 54 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है यह किस अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद 72 में होती है। किस में होती है, अनुच्छेद 72, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। तो संसद का जो गठन है वह अनुच्छेद 79 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 79, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं। तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 110, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वह अनुच्छेद 123 में दी जाती है। किसमें, अनुच्छेद 123 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है
कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 124 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 148 में दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? यानी कि जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है यह किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? तो यह जो शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होती है। किसके तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 226, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान होता है वो अनुच्छेद 324 में होता है। किस में होता है? अनुच्छेद 324, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है यह किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो यह घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 सी के तहत लगाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वर्णित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 35 जिसका नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे और इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।